अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वफाकी वजीर असद उमर ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान असम्बलियां तोड़ सकते हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि वजीर आजम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, काम में रुकावट डाली गई तो वजीर आजम असम्बलियां तोड़ देंगे। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए नहीं आए, वजीर आजम नए मैंडेट के लिए अवाम के पास जा सकते हैं। अब असद उमर साहब ये स्टेटमेंट आज टीवी के एक प्रोग्राम में राना मुबशिर साहब जो टीवी एंकर है उनसे बात करते हुए कह रहे थे। उनका कहना है कि जो इस वक्त प्रेशर दिखाई दे रहा है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। असद उमर साहब ने आज टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए क्या कहा है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तो इक़्तिदार में चिमटने वाला बंदा ही नहीं है, वो इक़्तिदार के लिए आया ही नहीं है इधर। असेंबली तोड़ देंगे ना, वो जो एक्शन होता है दैट्स फॉर हिम टू डिसाइड। डेफिनेटली द बक स्टॉप्स विद हिम, वो जैसे भी डिसाइड करे, लेकिन वो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं, वो कुछ वो तोड़ सकते। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ही कैन कर्टेल, अपनी मर्जी से कर्टेल हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके ख्याल में जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके राह में रुकावट आ रही है तो ही कैन से अच्छा ठीक है, मैं 2 साल जो है, 1.5 साल जो है, 6 महीना जो भी है, मैं चाहता हूं मैं वापस जाऊंगा अपने अवाम के पास, मैं उनसे मैंडेट लेके आऊंगा कि मुझे सही काम नहीं करने दे रहे, तो वो असेंबलियां तोड़ सकते मुझे इसमें कोई शक नहीं। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम वफाकी वजीर का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वफाकी वजीर असद उमर ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज ही अपने खिताब में तस्लीम किया कि उनसे टिकटों की तकसीम, वज़रा को ओहदे देने समेत कई मामलात पर गलती हुई है। आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने बरमला एतराफ़ किया है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। हमने बहुत कम ऐसे स्टेटमेंट्स देखे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हों कि उनसे गलती हुई है। आज इमरान खान साहब जब ये एतराफ़ कर रहे हैं और बरबला एतराफ़ कर रहे हैं कि टिकट्स की तकसीम में लोगों को बड़े बड़े ओहदे देने में इमरान खान साहब से गलती हुई है, और साथ ही असद उमर साहब का ये स्टेटमेंट आ जाना कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि उसमें उन्हें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत प्रेशर फील कर रही है? खास तौर पे गुज़श्ता कई रोज से जहांगीर तरीन कैंप में जो MNAs और MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, अपनी हुकूमत के खिलाफ सफारा दिखाई दे रहे हैं, क्या इमरान खान साहब अब ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले चंद रोज में कोई ना कोई खतरे की घंटी, खतरे का बिगल बज सकता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा खतरनाक हो जाएगा? क्या उसी को भांपते हुए आज असद उमर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान साहब असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं? अब असेंबलियां डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि असेंबलियां तहलील हों, फिर से इंतखाबात हों, इमरान खान साहब एक नए मैंडेट के साथ आने की कोशिश करें, एक ऐसा मैंडेट हो जिसमें कोई जहांगीर तरीन, कोई MNAs, कोई MPAs उनको ब्लैकमेल ना करें, वो ये ना कहें कि असल में आप तो हमारी पावर, हमारे बलबूते पर इक़्तिदार में आए हैं, बल्कि इमरान खान साहब ये सोचें कि क्यों ना फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए और उसके बाद भारी मैंडेट लेकर आया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इमरान खान साहब अगर असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो क्या अवाम इमरान खान साहब पर एतमाद करेगी? क्या अपने एतमाद का वोट इमरान खान साहब की झोली में डालेगी? क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा है NA 249 का बाई इलेक्शन हुआ है, जहां नारे, दावे और तवक्कुआत तो सबको थी, मगर कौन सी जमात हारी, कौन जीती, हर सियासी जमात बारी बारी इल्जामात लगा रही है, मगर NA 249 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। PPP के कादिर मंदोखेल ने फेवरेट को सेपरेट और सेट को अपसेट कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि वही कादिर मंदोखेल जो 2018 के आम इंतखाबात में दूर नहीं बल्कि बहुत दूर थे, वो बल्दिया टाउन वालों की आंख का तारा कैसे बन गए हैं? वही कादिर मंदोखेल जो आम इंतखाबात 2018 में पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि छठे नंबर पर थे, वो अचानक छठे नंबर पर जो है उससे पहले नंबर पर कैसे आ गए? वो वही पीपल्स पार्टी जो बल्दिया वालों से वोट नहीं ले पाई थी, अचानक फेवरेट कैसे हो गई है? मगर सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ जो बल्दिया टाउन नहीं बल्कि शहर कायद से भारी मैंडेट हासिल कर सकी थी, 1 या 2 नहीं बल्कि 14 मेंबरान कौमी असम्बली शहर कायद के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए थे, अचानक PTI से आंखें क्यों फिर रहा है? अब सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी की वजूहात क्या है, वो कौन सी गलत
जिसके बाइस वोटर्स तहरीक इंसाफ से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। क्या हुकूमत के इकदामात के बाइस हुकूमत अपना एतमाद खो रही है? क्या डस्का नौशेरा के बाद कराची में भी भारी मैंडेट हासिल करने वाली पार्टी अपनी मकबूलियत खो रही है? कौन सी गलतियां हैं जो पौने 3 बरस से हुकूमत मुसलसल किए जा रही है? क्या हुकूमत अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है? क्या इन गलतियों का अजाला मुमकिन है? हुकूमत खुद इन गलतियों का एतराफ माजी में भी करती रही है। मैं फिक्रिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर ये छठे नंबर पे आते हैं। अगर कोई टाइट मुकाबला होता है तो उसको देखा जा सकता है, बिकॉज पहले भी बहुत टाइट मुकाबले के साथ फैसल वाटर साहब इसको जीते। अब तहरीक इंसाफ नताइज से मुतमईन नहीं दिखाई दे रही। हुक्मरान जमात ने नताइज को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। कैसे धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। 2 घंटे गुजर गए हैं पोलिंग बंद हुए और अभी तक इलेक्शन रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया। इस मीटिंग में बहुत से सवाल उठा दिए हैं। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। अब एनए 249 के नताइज सामने आने पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। मरियम नवाज मरियम औरंगजेब के ट्वीट्स का जवाब नासिर हुसैन शाह और सईद गनी देते रहे। रात भर नताइज की ताखीर पर सवाल उठाए जाते रहे। नून लीग ने इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की बजाय पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। उन्होंने मुकाबला किया और हार गए। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, जरा बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस की कुछ झलक भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनिकली पीछा नहीं दिखेला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सोचा समझा साजिश के तहत पूरा मुल्क में पीछे पिघलने की कोशिश की गई। किसी एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया। पंजाब में बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू ऑनरेबली एक्सेप्ट डिफीट व्हेन दे आर डिफीटेड फेयरली एंड स्क्वायरली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरार की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर आयद कर दी है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून कंफ्यूजन का शिकार है, उनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, वो उस्मान बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहते। इस पर बिलावल साहब क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। जो ऑपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका ऑपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ? कोई ना कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को। अब इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, हमने डस्का के बाई इलेक्शन को मुतनाज़ होता देखा और उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात हुए। अब NA 249 का इंतखाब भी मुतनाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जो तासुर दिया जा रहा है कि ये डस्का 2 है, क्या वाकई डस्का 2 है सुहेल वड़ाइच साहब? मेरा ख्याल है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अभी तो जो फरीक हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर नून लीग ने ये एतराज़ किया है कि हमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो लेट आए हैं और बाज़ पोलिंग स्टेशन जो इतने करीब थे उनके भी लेट आए हैं। तो लेट सी, जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन प्रोब ना कर ले या इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला ना दे दे, उससे पहले फ़ैसला करना मुश्किल है। दूसरा यह है कि मेरा ख्याल है कि एक तो चीज़ नाकामी है, तमाम सियासी जमातों की नाकामी है, चाहे वो नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे PTI हो, कि वो वोटर को बाहर नहीं ला सके और ना वो इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर सके हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो कोई मुनासिब हो। ये वोटर टर्नआउट तो बिल्कुल ऐसे था जैसे लोग डिसइंटरेस्टेड हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो पीपल्स पार्टी ने किया है कि उसने सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अपने वोटर लाने पर तवज्जो दी है और बाकी लोगों ने जो मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब से करना चाहिए था, उन्हें जीतना चाहिए था। असूली तौर पर उनके वोटर भी ज़्यादा थे, लेकिन शायद वो अपने वोटर को
उस तरह से बाहर नहीं ला सके और उनको पोलिंग स्टेशनों तक नहीं पहुंचा सके। अगर वो पहुंचा देते तो शायद वो जीतते। तो साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वोटर टर्नआउट की अगर बात की जाए तो 21% से ज्यादा नहीं था, वोटर्स तो बिल्कुल कम निकले हैं इस हल्के के अंदर। लेकिन एक और सवाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उठता है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल जो आम इंतखाबात 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसी हल्के से कंटेस्ट कर रहे थे, वो दूर नहीं बल्कि बहुत दूर थे, तकरीबन 6 उनकी स्टैंडिंग थी, वो अचानक पहले नंबर पर कैसे आ गए और बल्दिया टाउन के लोगों के फेवरेट कैसे हो गए? नहीं देखिए, एक तो कादर मंदोखेल मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस वजह से उन्हें नहीं हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। एक तो यह है कि वो जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उसके ख़िलाफ़ केस भी उन्होंने किया और वावडा साहब के ख़िलाफ़ जो केस जीता वो भी जीतने के करीब थे, तो वावडा साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। दूसरी बात यह है कि वो मुसलसल 3 साल से हल्के में हैं, इससे पहले भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। और दूसरा ये है कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है लोगों ने ये सोचा है कि नकदी सौदा अच्छा है, उधार सौदा ठीक नहीं है। और नकदी ये है कि जिस जिस इलाके में लोगों ने काम करवाने थे वो पहले करवा लिए और काम करवा के उन्होंने वोट दिए। तो यूँ समझिए कि पीपल्स पार्टी ने जहाँ जहाँ पानी दे दिया, जहाँ जहाँ सड़कें दे दी, वहाँ के वोट उन्हें मिल गए। और कादर मंदोखेल साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो बाज़ इश्यूज़ पे उन्होंने स्टैंड लिया और अपने हलके में काम किया। तो मेरा ख्याल है उन्हें इस तरह मुस्तरद करना ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन एतराज़ करे तो फिर तो दुरुस्त है, वगरना उस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक वो जीते हुए हैं। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंसर्न है कि काम कौन करता है, तो काम क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत है तो उन्हें शायद दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करा सकती है। लेकिन स्वैप किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फैसल वाडा साहब की सीट थी, फैसल वाडा साहब नंबर 1 कैंडिडेट थे 2018 में, 6 नंबर पर कादिर मंदोखेल साहब थे। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 5वें 6 नंबर पर दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी पहले पर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना सेटबैक है सुहेल वड़ाइच साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो शहर कायद ने भारी मैंडेट दिया था और 14 MNAs हैं यहाँ से। जी मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सेटबैक है। कैंडिडेट जो थे अमजद आफरीदी बड़े यंग थे, बड़े एंथुजियास्ट थे, लेकिन कमज़ोर थे। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात थे। मलिक शहजाद अवान वहाँ पे एक MP हैं, वो बड़े पॉपुलर हैं वहाँ पे, उन्होंने भी बड़े काम करवाए हैं। PTI के MP हैं, वो इस टिकट के मुखालिफ थे और उन्होंने डट के इस टिकट की मुखालफत की। आखिरी वक्त तक वो शायद रजामंद नहीं हुए कि उन्होंने इनको अमजद अफरीदी साहब जो हैं उनको वोट दिलवाए हों। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। महंगाई है, बेरोज़गारी है और ओवरऑल जो मायूसी है वो नज़र आई है PTI के लिए इस हलके में। हालांकि कहा जा रहा था कि इस हलके में अच्छा खासा जो है पख्तून वोट है और वो पख्तून वोट जो है वो PTI को वोट देगा, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद PTI अपना कोई काम नहीं दिखा सकी। इससे साफ लगता है कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी जहां 2018 में खड़ी थी उससे नीचे खड़ी है कराची में, और जो पहले 14 सीटें जीती थी, मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में उसके लिए बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा। अपनी सीटों को बढ़ाना तो कुजा, इनको बरकरार रखना भी। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न्ड। गो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्बे रिवायत लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक धुआंधार प्रेसर दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना और फिर शौक है तो पीपल्स पार्टी से मुकाबला करें, जहां जहां करेंगे हार जाएंगे। तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फिर जंग शुरू हो गई है। इसको किस तरह से देखते हैं सुहेल साहब? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि इस हलके में वो बताए कि उनकी भी प्रेजेंस है। शुरू में तो मुस्लिम लीग नून का भी ख्याल था कि 6 नंबर पर हैं तो 4थे नंबर पर आ जाएंगे। किसी का ख्याल नहीं था कि वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाएंगे कादर मंदोखेल साहब, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने मखसूस इलाकों पर और मखसूस आबादियों पर मेहनत करके ये वोट हासिल किया है। बाकी जो अपोजिशन है, पहले भी ये एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, पंजाब में भी दूसरी जगह भी, कोई ऐसी बात नहीं। जाहिर है अगर नून जीत जाती तो फिर पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ कहना था। तो ये तो ऐसे होता रहता है।
नहीं सुहेल साहब, एक ऐसे वक्त में जब मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद है, वो दोबारा वापस आना चाहते हैं और ईद के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी फिर से पीडीएम के बेंचेस पर बैठे हों, फिर एक जंग शुरू हो गई है, फिर बयानात उसी तरह तुंदो तेज दिखाई दे रहे हैं, कहीं से ट्वीट्स हो रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बर्फ पिघल पाएगी? मेरा ख्याल है बर्फ़ पिघल पाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एक का मसला है, ओवरऑल नेशनल सीन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये कराची की एक सीट है और उसका मसला है। आई डोंट थिंक कि ये मसला इतना सीरियस होगा। बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम के अंदर प्रिंसिपली आपको लगता है कि अब स्टांस बड़े डिफरेंट है, अब शायद पॉलिसी शिफ्ट है दोनों जमातों के दरमियान, और अगर दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो कोई कंसेंसस डेवलप हो पाएगा या पेज सेम हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली इस तरफ चीज़ बढ़ रही है कि भाई इस्तीफ़ों का मामला जो है उसको, जो फौरी इस्तीफ़ों का मामला था उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए और जो जॉइंट स्ट्रगल है उसको जारी रखा जाए, जलसे जारी रखे जाएं, या बाकी जो जॉइंट स्ट्रगल थी कम से कम वो ना रोकी जाए। सर, चौधरी मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में थे गुज़श्ता रोज़ और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में दोबारा जाएगी तो चंद कंडीशंस पर जाएगी। नंबर 1 कंडीशन वो ये कहते हैं कि एक तो हमारा जो शो कॉज हमें किया, जैसे बिलावल साहब ने फाड़कर फेंक दिया, वो शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। नंबर 2 ये कि इन हाउस चेंज का जो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है पंजाब में, उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर उस इन हाउस चेंज के जो है वो इस्तेहकाक को एक्सरसाइज किया जाए। आपको लगता है सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो प्रपोजल पीपल्स पार्टी ने दिया कि पंजाब से शुरुआत करते हैं, बुज़दार हुकूमत को गिराते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रजामंद हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि इस तरफ पहले भी बात हुई थी लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे। मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत हो या बुज़दार को हटा के कोई ऐसी हुकूमत हो जिसमें काफ लीग और पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो ज़्यादा आए। वो चाहते हैं कि या तो वो ख़ुद आएँ, नून लीग आए, या फिर ये मौजूदा सेटअप चलता रहे। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के बारे में तो पेशरफ्त होने का इम्कान नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने पे तैयार नहीं होगी, इसी तरह नून लीग जो है वो पंजाब में ऐसी तब्दीली पर रजामंद नहीं होगी जिससे उनको फ़ायदा ना हो। सुहेल साहब, नून लीग के कैंप में भी तो एक चेन ऑफ कमांड दिखाई दे रही है, एक चेंज ऑफ कमांड है। उसमें शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं और मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब शहबाज शरीफ साहब रिप्रेजेंट करेंगे। बिलावल साहब पहले ये कह चुके हैं कि अगर बात होगी तो शहबाज साहब से हो सकती है, वो नेशनल असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं, या हमजा साहब से हो सकती है जो पंजाब में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं। तो आपको लगता है कि शहबाज साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कंसेंसस डेवलप होने के चांसेस हैं, बजाय इसके कि मरियम नवाज साहिबा से हो या अब्बासी साहब या फिर एहसन इकबाल साहब जैसे लोग? मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरी आएगी और शहबाज शरीफ साहब का जिस दिन से वो रिहा हुए हैं उनकी टोन भी यही है कि वो पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके साथ मामलात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मफाहमत की ये राह जो है ये काम करती दिखाई देती है। आपको क्या दिखाई देता है सर कि दोनों जमातों में कहीं ना कहीं को बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, मुख्तदर हलकों से बात हो रही है किसी न किसी सतह पर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि किसी का कोई बैकडोर चैनल नहीं है बिल्कुल गलत है। हर पार्टी का एक बैकडोर चैनल हर वक्त खुला होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, और खुला रहना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अदारे हैं। पाकिस्तान के अदारे कोई हमारे दुश्मन तो नहीं हैं, तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। हाँ, सवाल तो सिर्फ ये है कि क्या उनकी मुदाखलत खुलेआम सियासत में होनी चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बातचीत होती रहनी चाहिए, उनके साथ मामलात तय होते रहने चाहिए, किसी इशू पर इख्तलाफ हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। ये तो बैक चैनल हर वक्त खुला रहना चाहिए। और कौन है जो इस बैक चैनल पे बात नहीं करता? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं बैक चैनल के ज़रिए बात करते रहे, या माजी में नहीं रहे, या पीपल्स पार्टी नहीं रही, या काफ लीग नहीं रही, या तहरीक इंसाफ नहीं रही? सभी करना भी चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि ये बैक चैनल खुला रहना चाहिए। जिस तरह फ्रंट चैनल होता है इस तरह बैक चैनल की भी अपनी अहमियत होती है। और ये हर वक्त आप लाख कहते रहें जी हमारा बैक चैनल नहीं है, लेकिन बैक चैनल पाकिस्तान की तहजीब ऐसी है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बातचीत होती है, इसी को बैक चैनल कहते हैं।
सर, डीजी ISPR का वो प्रेशर आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपको मरियम नवाज साहिबा की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक रिजेक्शन दिखाई देगा, उनका हमारी तरफ से कोई राब्ता नहीं होगा, तमाम तर हमने राब्ते क्लोज कर दिए। फिर हालिया कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ इफ्तार पार्टीज़ भी हो रही हैं, सीनियर एंकर सहाफ़ी वहाँ जा रहे हैं, कुछ गुफ्तगू हो रही है। आपको लगता है कि मुक़्तदर हल्के भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं किसी न किसी तब्दीली से मुताल्लिक? देखिए, ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है कि क्या वो किसी तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो भी बातचीत करते हैं, उन्होंने भी अपने दरवाजे खुले रखे होते हैं। पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसकी जो ख़ास बात बाकी दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ है वो ये है कि वो हमेशा अवामी फ़ीडबैक लेते रहते हैं और अवामी फ़ीडबैक के ख़िलाफ़ नहीं जाते। आम तौर पर जिस तरफ आवाम की राय होती है उसी तरफ मुक़्तदरा की राय होती है, इसीलिए इतने सालों से उनकी गिरफ्त जो है पाकिस्तान के ऊपर मजबूत है, क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो किस तरह से देखते हैं सर, ये मामला आगे कैसे चलेगा? क्या 2023 के इंतखाबात के बाद भी धांधली का शोर होगा, जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही होंगी और फिर से इंतखाबी इस्लाहात के दावे और वादे भी किए जा रहे होंगे? मेरा ख्याल है रेहान साहब, ये दुनिया भर का मसला है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में इतना मॉडर्न सिस्टम है, फिर भी इल्ज़ाम लग जाते हैं, तो ये चलता रहेगा, लेकिन हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सच्ची जो बात है कि 60s के इलेक्शन से 70s के इलेक्शन बेहतर थे, 70s से 80s के बेहतर थे, 80s से 90s के बेहतर थे, 90s से 2000 के बेहतर थे। तो हर साल, हर 5-7 साल बाद बेहतरी आ रही है, पहले से बेहतर शफाफ से शफाफ हो रहे हैं। हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और फिर उनको ठीक किया जाता है आइंदा इलेक्शन में। अब भी मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। चार्ल्स डिगाल ने दुनिया भर के सियासतदानों को एक मशवरा दिया था और वो मशवरा ये था कि आप कुछ भी करें लेकिन वादे ना करें, क्योंकि वादे अल्टीमेटली आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, आपके अपने लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक जब वादे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो अमली तौर पर उनका इजहार नहीं होता, तो पब्लिक आप पर एतमाद नहीं करती है। अब NA 249 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट जो 2018 में आम इंतखाबात में जीते थे, फैसल वाडा साहब, सेनेटर फैसल वाडा, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, जरा उनके वो वादे आपको दिखाते हैं। मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, ये आपको समझा चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो, अल्लाह करे आप सही कह रहे हो, शुरू हो जाएगी, लोगों की खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। मैं खड़ा हूं अपनी बात को। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहिएगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तिक्का बोटी कर दीजिएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने दावा किया है कि बशीर मेमन ने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपना कारोबार फ्लरिश किया, बढ़ाया। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या आपकी 3 मिलें जनूबी वज़ीरिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी ने मजीद कहा कि आपने ये 3 मिलें इसलिए लगाई हुई हैं कि आप टैक्स फ्री ऑयल मंगवाएं। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये शरीफ खानदान की तरह बशीर मेमन सियासी इंतकाम का बहाना बनाएंगे। अब साबिक DGFI बशीर मेमन की घी मिल पर जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, PSQCA, उसने छापा मारा है और उस वक्त ये छापा मारा गया है, रेड की गई है जिस वक्त बशीर मेमन की तरफ से तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, जिस वक्त वो हुकूमत पर बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको प्रेशराइज उस वक्त किया जाता था जिस वक्त वो DGFI थे। अब इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कार्रवाई होना, तासुर तो मिलता है कि शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बनाया जा रहा है, लेकिन जो इल्ज़ामात आज शहबाज गिल साहब ने लगाए हैं उसमें कितनी सदाकत है, बात करेंगे। साबिक DGFI बशीर मेमन साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या वाकई जनूबी वज़ीरिस्तान में आपकी ऑयल मिलें मौजूद हैं, जैसे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि आपकी 3 मिलें वज़ीरिस्तान में और इसलिए लगाई गई हैं ताकि आप टैक्स फ्री ऑयल मंगवा सकें? पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि ये तो FBR के मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं,
और मेरा जो इम्पोर्ट होता है दैट इज रेगुलेटेड बाय एफबीआर। पोर्ट है, वहां पे माल इम्पोर्ट होता है, जो भी चीज इम्पोर्ट होती है। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं कारोबारी, मेरी फैमिली भी कारोबार में है, शुरू से कारोबार में है, इदारे भी है। मुझे नहीं समझ आई। अब उनको जाकर याद आया कि मैं चोरी करता हूँ। अच्छा, ये जो टैक्स फ्री जोन है, नहीं, ये मालूमात उन्होंने एफबीआर से ले ली होंगी ना बशीर मेमन साहब? नहीं, अच्छा, एफबीआर को ये दे सकती है किसी की भी टैक्स के मालूमात किसी भी ऐसे आदमी को? अगर हुकूमत को तहकीकात कराना चाहे या उनकी इंटेंशन है, क्योंकि आपका तो जाहिर है हाई प्रोफाइल केस बन गया ना आपके स्टेटमेंट्स के बाद, तो हो सकता है उन्होंने अपने तौर पे तहकीक की हो, तो उनके नॉलेज में ये बात आई हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया है, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? अब यही पे जी, जो मेरे टैक्स के मामलात है, दिस इज नॉट अ सीक्रेट बट अ सीक्रेट इशू। सीक्रेट इशू होता है ये। डॉक्यूमेंट्स आर सीक्रेट एंड पर्सनल नॉलेज। हाँ, गवर्नमेंट ले सकती है, कोई और डिपार्टमेंट भी ले सकता है, लेकिन मुझे जो इनकम टैक्स के और टैक्स के लॉस का पता है, इतना मुझे पता है कि आम आदमी ना जाकर के नहीं ले सकता, ना तो गवर्नमेंट। ठीक है, वो बिल्कुल सीक्रेट रखे। लेकिन आपकी 3 ऑयल मिलें हैं वजीरिस्तान में? नहीं है। आप कंप्लीटली इसको डिनाई करते हैं सर। ये जो पीएसक्यूसी ने कार्रवाई की है, जी, 3 नहीं है। अच्छा, 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है, कम है, 1 है, जीमेल 1 है मेरी। अच्छा, वहीं पे मीरान शाह में कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है। डिक्लेयर्ड 3 नहीं है, 1 है। अच्छा, सुने ना, डिक्लेयर्ड भी है, वो अपना टैक्स पूरा देती है, जो उसके ऊपर वाजिबुल अदा होती है वो बिल्कुल देती है। कंपनी भी चल रही है, बैंक भी है, सब कुछ है। क्या मतलब है? अच्छा, टैक्स मैं चुराता हूँ वहां पे जाकर के, जो शहबाज गिल साहब की मैंने जो समझी है बात को। अच्छा, तो इसको कैसे पता कि मैं टैक्स चुराता हूँ? एफबीआर ने बताया उसको। हाउ कैन यू डू दैट? अच्छा, अब शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि जो स्टेटमेंट बशीर मेमन साहब दे रहे हैं वो प्रीएम्प्टिव स्टेटमेंट्स थे। बशीर मेमन साहब को पता था कि वजीर आजम इमरान खान साहब को हाथ डालने वाले हैं, ये हुकूमत एक्शन लेने वाली है उनकी घी मिल के अगेंस्ट, या पीएसक्यूसी ने जो कार्रवाई की है ये होने वाली है, और इसको प्रीएम्प्ट करते हुए बशीर मेमन साहब ने ये स्टेटमेंट्स दिए और इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। ये सियासी रंग कहां से हो गया? नहीं, आपके नॉलेज में था कि पीएसक्यूसी से कोई इशू चल रहा है आपकी घी मिल का? नहीं, वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है। दैट इज इन द कोर्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कोर्ट जो है पिंडी का और लाहौर का, वो तो चल रहा है। और ये एक मेरा थोड़ी अकेले का केस। हर चीज का दूसरी चीज के साथ कहीं न कहीं कारोबारी तनाज़ा आपस में वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहा होगा। हमारे भी किसी के खिलाफ चल रहे होंगे, उनके हमारे खिलाफ चल रहे होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं ये कहूँ कि ये कोई वो कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बिकॉज और ये मामला कब से चल रहा है मेमन साहब? मेरे ख्याल में काफी दिन हो गया उसको, 1 साल हो गया। अच्छा, और आपको ये अंदाजा था कि हुकूमत को एक्शन लेगी? नहीं, उसमें कोई हुकूमत कोई एक्शन ले ही नहीं सकती, कोर्ट में मामला चल रहा है। नहीं, देखिए, पीएसक्यूसी ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई क्या है सर? पीएसक्यूसी आई थी, उन्होंने कहा जी आपका लाइसेंस रिन्यूड नहीं जी, ठीक है ना। वो आए थे, हैरेसमेंट की, जिस तरह होता है एक कारोबारी, उसमें आप चले जाते हैं। हमने कहा जी कोर्ट में मामला चल रहा है, ये ले लीजिए। मगर ये कोर्ट, अच्छा कोर्ट को नहीं मानते, लिख के दे दो कि हम कोर्ट को नहीं मानते। ये कारोबारी मतलब मुझे नहीं समझ आई। नहीं, आपकी जो घी मिल है वो दैट इज बीन सील्ड बाय द गवर्नमेंट, या वो ऑपरेट कर रही है अभी? उसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं जो बात कर रहा था वो मेरी बात आधे में रह जाएगी जी। एक मामला कोर्ट में चल रहा है, आप कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे थे। भाई तुम आपका एक्शन ले ही नहीं सकते, क्यों लेंगे? एक मामला कोर्ट में चल रहे हैं, आपको एक्शन ले लेंगे, कोई बादशाह है? अच्छा, मेरा मुतालबा क्या है, मेरी चीज क्या थी? मैं कह रहा था कि भाई आपने ये किया है। उसका जवाब यह है कि तुम्हारे घी में घी ठीक नहीं बना रहे हो। खुदा का वास्ता है, देखो किंगडम है, यू कांट इवन थिंक अगेंस्ट द किंग। अल्लाह का वास्ता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा, नाउ व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सरकार का आपके अगेंस्ट? यही चल रहा है जो मामला चल रहा है। अब उठ के आपकी घी मिल का पहिया भी चल रहा है या रुका हुआ है सर? अल्लाह का शुक्र है, वो तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा।
ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी सरकार जो इसको पेंट कर रही है वो कह रही है कि असल में बशीर मेमन साहब के हाथ मजबूत करने वाली ऑपोजिशन पार्टीज हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि और कुछ तस्वीरें भी वो दिखाते हैं फिर, तो क्या ये तासुर भी दुरुस्त है? और बल्कि कल तो एतजाज एहसन साहब से बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई कमजोरी है बशीर मेमन साहब की। अच्छा, एतजाज एहसन साहब तो बड़े हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। आई विल नॉट कमेंट ऑन व्हाटएवर ही सेज। हकीकत है, कुछ लोगों की बंदा दिल से इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बात ये वो जो भी कहे मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं। चले, जो हुकूमत तासुर दे रही है कि असल में आपके हाथ मजबूत करने वाले और हैं और ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल केस है। मैं थोड़ा सा ही कर्ज कर। अच्छा, वो जो अपोजिशन है वो कोई मतलब बीजेपी है, पहली बात तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। एक तो ये और कि कोई साबित कर दे कि मैं कोई गया हूँ, मिला हूँ या उनका मेंबर हूँ या जो भी। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट इख्तिसार से मुझे बता दें कि जिस वक्त ये सब कुछ आपसे कहा जा रहा था या आपसे करवाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त बशीर मेमन साहब ने कोई रिवॉल्ट नहीं किया। जिस वक्त वो रिटायर हो जाते हैं, इससे अलहदा होते हैं, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट्स मंजर आम पर आ जाते हैं। आपने उस वक्त इनकार क्यों नहीं किया था ये काम करने से? आपके 100% बिल्कुल सवाल जायज है। मैं आपको डेट्स देख ले, 28 मई को वो आ गया, कोई और करता फिरे मेरा कोई पूरे पाकिस्तान का वो तो नहीं है ना, लेकिन मैं गांव में आके बैठा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपके वक्त के लिए। साबिक DGFI के बशीर मेमन हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। कोरोना वायरस की एक के बाद दूसरी और अब तीसरी लहर से कौम ने बर्दाश्त आजमाए। पूरी कौम ने इस वबा का डट कर मुकाबला किया, लेकिन गुज़श्ता 15 माह से एक शख्सियत हकीकी हीरो के तौर पर सामने आई है। ये वो शख्सियत है जो खुद कोरोना वार्ड्स का मुआयना करती रही, खुद आइसोलेशन सेंटर्स का जायजा लेती रही। एक एक लम्हे की खबर रखने वाली इस शख्सियत का नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हर शहर में कोरोना केसेस का खुद जायजा लेती, एक एक शहर में लॉकडाउन और तिब्बी सहूलियात की रिपोर्ट्स लेती, कोरोना मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात देने की कोशिश करती। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अगर पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाए, इस तमाम तर पर्सपेक्टिव के अंदर अगर उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया जाए तो शायद बेजा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कैंसर जैसे मोजी मरज से लड़ रही है। अभी भी वो कैंसर के मरज से लड़ रही है। इस दर्द का एहसास कैंसर मरीज के अलावा शायद कोई भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद केमोथेरेपी के बाद भी इजलासों की सदारत करती हैं। इस थेरेपी के दौरान जहाँ जिस्म का एक एक हिस्सा शदीद जलन का शिकार होता है, इस वक्त केमोथेरेपी के बायस उनके सर के बाल झड़ चुके हैं, सेहत के मसाइल में इजाफा हो रहा है। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, जहनी कोफ्त और थकावट के बावजूद ये आयरन लेडी सूबे की आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद है। मीडिया के ज़रिए आवाम को कोरोना के ख़तरात से बाखबर रखती हैं, जबकि दूसरी जानिब अपनी तकालीफ को भी खामोशी से सह रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस सारे अरसे के दौरान ना तो कौम और ना ही हुकूमत को अपनी तकलीफ का एहसास होने दिया है। आयरन लेडी हमेशा खिदमत का इस्तारा बनी रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद खराबी सेहत के बावजूद कौम की खिदमत के लिए मौजूद रही हैं। उनका ये जज्बा हुकूमती सतह पर अवार्ड का मुस्तहिक ज़रूर है। हम दुआ करते हैं और हम आपसे भी ये इस्तदा करते हैं कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जल्द सेहतियाब करे और वो यूँ ही कौम की खिदमत करते रहें, कौम और मुल्क की खिदमत यूँ ही करती रहें। अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। ये तो था आज का 10 तक, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।